Hey there, this is Om Prabhu, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली। तो यार 2022 नीट के पेपर में मैंने 700 से भी ज़्यादा स्कोर किया था, जो कि थे 701 मार्क्स। और जो मेरा एक्चुअल नीट का पेपर था, उससे पहले जो मैं मॉक टेस्ट दिया करता था, उन ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में मेरे केमिस्ट्री में बैक टू बैक 180 आउट ऑफ 180 आ रहे थे। तो इस वीडियो में ये बताने वाले हो केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना होता है। सबसे पहले एनसीईआरटी जो होती है केमिस्ट्री की, उसमें लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं आज अपनी एक्चुअल एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के दिखाने वाला हूँ कि मैं कौन से क्वेश्चन सॉल्व करता था, मैं किस तरीके से सॉल्व करता था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो एग्जाम में इस साल क्वेश्चन आ गया था। हाइड्रोजन से क्वेश्चन आ जाते हैं, एस ब्लॉक से क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई चीज मतलब लाइमस्टोन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या क्या चीजें याद करनी है, कौन कौन सी चीजें एम्स में आई है, मैं लिख देता था अपनी एनसीईआरटी में। ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। और अपनी एनसीईआरटी के साथ साथ मैं आज अपनी जो एक्चुअल नीट 2022 का मेरा पेपर था, उसको किस तरीके से मैंने सॉल्व किया ये दिखाने वाला हूं। तो यार आज मैं पूरा ओवरव्यू देने वाला हूं कि मैंने किस तरीके से प्रॉपर पढ़ाई करी। अगर इस तरीके को तुम फॉलो करते हो तो डेफिनेटली नीट 2024 में तुम्हारी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो तुम्हें 180 में से 180 लाने में से रोक सके केमिस्ट्री के अंदर। तो यार शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यार असलियत में केमिस्ट्री किस तरीके से पढ़ी जाती है। बेसिकली देखो भाई, होता क्या है, सबसे पहला काम जो तुम करते हो वो तुम कॉन्सेप्ट समझते हो अपने टीचर से। कॉन्सेप्ट समझने के बाद उस कॉन्सेप्ट को याद करते हो, क्योंकि कई चीज़ें केमिस्ट्री के अंदर ऐसी होती हैं जो फैक्चुअल होती हैं। तो उन कॉन्सेप्ट्स को याद करते हो, और याद करने का तरीका होता है रिवाइज करते हो। तो रिवाइज कर याद करते हो, और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर, उन्हीं एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। लेकिन दिक्कत की बात क्या है, क्या ऐसा कोई बच्चा था जो एस ब्लॉक पढ़ के नहीं गया था? क्या ऐसा कोई बच्चा था जो पी ब्लॉक पढ़ के नहीं गया था? सारे लोग चीज़ें पढ़ के गए थे, लेकिन घर में पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में क्वेश्चन नहीं बनते। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है एनसीईआरटी देवता। ये एनसीईआरटी देवता ऐसी चीज़ है कि देखो यार, फ्रेमवर्क तुम्हें समझ में आया। तुम क्लास अटेंड करते हो, तुम लेक्चर वीडियो देखते हो। अगर तुम ऑफलाइन से हो तो क्लास अटेंड करते होगे, मैं ऑनलाइन से था, तुम लेक्चर वीडियो देखते होगे। अगर जिस तरीके से तुम्हारा क्लास खत्म होता है, वीडियो लेक्चर खत्म होता है, उसके साथ साथ तुम्हारा नोट्स खत्म होता होगा। क्योंकि असलियत में नोट्स बनाने का तरीका मतलब होता है कि क्लास के साथ तुम्हें जो टीचर पढ़ा रहा है उससे लिखा जाता है। ऐसा कोई बच्चा है कि अगर क्लास के बाद नोट्स बनाता है, वो समय की बर्बादी है यार। हमेशा नोट्स को क्लास के साथ बनाना होता है। इसको करने के बाद तुम रिवाइज करते होगे कि क्लास में क्या पढ़ाया गया। और क्लास रिवाइज कंप्लीट होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो 99% ऑफ द नीट एस्पिरेंट मिस करते हैं, और मैं यहाँ एम्स दिल्ली में बैठा हूँ, उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, वो है एनसीईआरटी। रॉकी भैया को जानते हैं भाई? रॉकी भैया बोलते हैं एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, आई डोंट लाइक स्टडिंग एनसीईआरटी। क्यों? क्योंकि यार एनसीईआरटी मतलब उतना अच्छे से पढ़ने में मज़ा नहीं आती ना यार। जो हमें क्लास में टीचर बोल के समझा के पढ़ा देते हैं, उसे दोबारा पढ़ने में मज़ा नहीं आता। और कई चीज़ें एनसीईआरटी में ऐसी मिलती है जो क्लास में पढ़ाया भी नहीं जाता। तो यार आई डोंट लाइक स्टडिंग एनसीईआरटी, सो आई अवॉइड एनसीईआरटी। लेकिन नीट में, बट नीट क्वेश्चन कम फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, सो आई कांट अवॉइड एनसीईआरटी। तो यार तुम्हें पता होगा, तुम्हारे टीचर्स भी कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, यूट्यूब वाले भी कहते हैं एनसीईआरटी करो, गाइडेंस भी कहते हैं एनसीईआरटी करो, लेकिन एनसीईआरटी पढ़नी कैसे ये कोई नहीं बताता। तो आज मैं अपनी एक्चुअल एनसीईआरटी लेकर के आऊँ कि किस तरीके से पढ़ना होता है। तो सपोज करो भाई कि तुम्हारा चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरीन्स, क्लास 12 का पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। ये मैंने इसलिए एग्जांपल के तौर पे लिया क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये चैप्टर पढ़ चुके होंगे। तो सपोज करो ये चैप्टर तुम पढ़ लिए, तो टीचर से पढ़ लिए, उसके बाद लोग चालू करते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी चालू करते हैं, क्या करते हैं लोग? यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं। लोग इसको पढ़ते हैं, लोग इसको पढ़ना चालू करते हैं यहाँ से, इसको रीड करेंगे पूरा, इसको रीड करेंगे पूरा। लेकिन तुम देख सकते हो ये मेरी एक्चुअल एनसीईआरटी है। मेरी एक्चुअल एनसीईआरटी में यहाँ कोई अंडरलाइन नहीं है, यहाँ कोई अंडरलाइन नहीं है, यहाँ कोई अंडरलाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला स्टेप एनसीईआरटी को पढ़ने का, पहली स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस नहीं पढ़नी होती है। लेकिन इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस से क्वेश्चन नहीं आता? क्वेश्चन आता है। तो मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस में एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन दे रखा है, हेलोजेंस का, हेलो एल्केन का, हेलो एरीन का। तो उन क्लासिफिकेशन से कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और क्वेश्चन एम्स में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो उनको मैंने क्या किया, साइड में लिख लिया। तुम देख सकते हो स्टार्टिंग के 4 पन्नों का मैंने कंक्लूजन लिखा है एनसीईआरटी के साइड में दिए हुए छोटे से जगह में। एराइल क्या होता है, बेंजाइल क्या होता है, एलाइल क्या होता है, विनाइल क्या होता है, जेम क्या होता है, विसनल क्या होता है। एंड यू कांट बिलीव, इन 4 चीज़ों में से नीट 2023 में क्वेश्चन आ गया। जब मैं नीट 2023 का पेपर सॉल्व कर रहा था, क्योंकि मेरा 2022 में सिलेक्शन हो गया, लेकिन मैं फिर भी 2023 का पेपर सॉल्व कर रहा था, देखने से पता चले किस लेवल का क्वेश्चन आया। तो मुझे जैसे ये क्वेश्चन दिखा तो मुझे अपनी एनसीईआरटी का पेज याद आ गया कि मैंने एनसीईआरटी के चौथे पेज में साइड में लिखा हुआ है, और वहीं से क्वेश्चन था। लोगों को पता होता है एराइल क्या होता है, बेंजीन है, बेंजीन के जस्ट जुड़ा हुआ हेलोजन एराइल है। बेंजीन के ऊपर कार्बन है, कार्बन के बाद जुड़ा है तो बेंजाइल है। अगर डबल बॉन्ड्स के आजू से जुड़ा है, अगर डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा है,
तो उसे विनाइल कहते हैं, और डबल बॉन्ड से बाद एक कार्बन छोड़ के जुड़ा है तो उसे एलाइल कहते हैं। जेम और विसनल, ये क्वेश्चन अभी तक नीट में नहीं आया है, लेकिन तुम देख सकते हो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने अपने एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर रखी है, स्टार लगा रखा है। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने स्टार लगाया, इसलिए अंडरलाइन किया क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी एम्स 2017 में आ चुका है। एम्स 2017 में ये क्वेश्चन आया था कि गिव द एग्जाम्पल ऑफ विसनल डाइहैलाइड एंड जेम डाइहैलाइड रेस्पेक्टिवली, और ऑप्शन दिए हुए थे इथाइलिडीन और इथाइलिन। तो लोग गलत कर देते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है इथाइलिडीन का मतलब क्या होता है, ये होता है, लोगों को पता नहीं होता। तो यार देखो, एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के 4 पन्नों से तुम्हें क्या पढ़ना है, बस ये पढ़ना है और इसका कंक्लूजन पढ़ना है। तो लोग एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करते हैं, वैसा नहीं करना होता यार। मैंने जिस तरीके से किया उस तरीके से करना है। तो पहला स्टेप एनसीईआरटी को रीड करने का, स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस का कंक्लूजन करेंगे, कंक्लूजन करने के बाद साइड में लिख देंगे। और देख सकते हो 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, 2024 में हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आ जाए जो पहले आ चुका है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हारी प्रिपरेशन में आती है वो आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर के, एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर के तुम्हें बहुत अच्छे से आने चाहिए। और हो सके तो अभी टाइम है तो अभी से चालू कर रहे हो तो लास्ट 15 से 20 ईयर तक जाओ और उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो। और सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, तुम ओसवाल की लास्ट 36 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक सॉल्व कर सकते हो। इस बुक के अंदर सारे चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज अरेंज्ड हैं। और सबसे खास बात क्या है, 2022 में पेपर 2 बार हुआ था, 2020 में तो पेपर 2 बार हुआ था कोविड के कारण, 2022 में पेपर लीक होने के कारण हुआ था। ये सारे पेपर इसके अंदर हैं। और सब दूसरी चीज़ कि लोग क्या करते हैं कि अपना एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद सोचते हैं कि हाँ यार हमने प्रीवियस क्वेश्चन देख लेता हूँ, ऊपर ऊपर से देखते जाते हैं, ये क्वेश्चन में से बन रहा है, ये क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन इस तरीके से नहीं करना है। तुम्हारा करने का तरीका जो होना चाहिए कि तुम्हारा कोई भी चैप्टर कंप्लीट हुआ तो उसे सबसे पहले एक माइंड मैप के थ्रू दिमाग के अंदर ओरिएंट करो। जैसे इसके अंदर माइंड मैप दे रखा है, इससे बहुत अच्छा ओरिएंटेशन मिल जाएगा किस तरीके से चीज़ें चैप्टर में अरेंज है, क्या है। माइंड मैप के बाद उस चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये नहीं कि तुम बस सॉल्व करते हुए चले गए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम प्रॉपर ओएमआर शीट भरो। जैसे इसके अंदर लास्ट में ओएमआर दे रखा है, अगर तुम इस ओएमआर को सॉल्व कर लोगे इस क्वेश्चन पेपर के साथ, तो मतलब तुम्हारा हो जाएगा कि इस चैप्टर में 60 क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, 60 से मेरे को 55 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो यार ये चैप्टर मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बन गए, मैंने कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लिया, मैंने ओरिएंट कर लिया अपने आप को, तो तुम्हारा नीट में वो क्वेश्चन नहीं गलत होगा। तो यार लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट। अब पहली स्टेप कंप्लीट हो गई, दूसरी स्टेप आती है नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में लोग लगे पड़े रहते हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में, लेकिन ऐसा नहीं है यार। इस पूरे टेबल में से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये वाला इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी एम्स या नीट में आ चुका है कि इसका नोमेनक्लेचर करो। और ये क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा था मेरे से गलत हुआ था। इसका रीज़न क्या है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बच्चा क्या करता है, जो प्रिंसिपल कार्बन चेन होता है उसको सिलेक्ट करता है ये, और उसके बाद इसको सब्स्टिट्यूएंट मानता है। लेकिन नहीं, एनसीईआरटी ने सॉल्व करते समय इसको प्रिंसिपल कार्बन चेन माना है, इन दोनों का सब्स्टिट्यूएंट माना है, और इसका सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका आंसर आएगा फिनाइल, और ये है तो क्लोरो, तो आंसर ये होगा। अगर तुम इसको प्रिंसिपल कार्बन चेन मान के सॉल्व करोगे आंसर गलत आ जाएगा। जिसका तो मैंने यहाँ स्टार लगा रखा है। क्यों? जब भी मैं इस पेज को खोलता था एनसीईआरटी के, मेरे को ये दिखता था, मैं तुरंत रिवाइज करके आगे बढ़ जाता था, मैं बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करता था। इस तरीके से पढ़ना होता है। जब नीट के एक दिन पहले तुम्हें रिवाइज करना होगा, तुम्हें समझ में आएगा कि यार कितनी आसान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कितनी आसान है केमिस्ट्री, तुम्हारे क्यों नहीं आ सकते एसएससी, यार बहुत आसानी तरीके से हो जाता है। तो एनसीईआरटी का पहला स्टेप क्लियर हो गया, उसको कंक्लूड करना है। नोमेनक्लेचर में इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरलाइन करनी है, और तुम्हें अंडरलाइन करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये सारी जो मैं अपनी एनसीईआरटी के सारे चैप्टर के पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल ओम प्रभु एम्सडी में डाल दूंगा, जहां से तुम डायरेक्टली देख सकते हो कि किस तरीके से करना है। क्योंकि मैंने अपने टाइम पे जो मेहनत किया था वो सीधा तुम यूज़ कर सकते हो कि यार ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये मैंने अंडरलाइन किया है। अगर मैंने कोई चीज़ अंडरलाइन की है तो जरूर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला लोग आते हैं इंटेक्स क्वेश्चन में। लोग इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाते हैं, लोग अपना समय बर्बाद करते हैं। लेकिन नहीं यार, जब पहला एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन आया तो मैंने कैसे किया था, देखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर डेव है मॉलिकुलर फार्मूला C5H11Br। इस क्वेश्चन को मैंने कभी सॉल्व नहीं किया हुआ। क्यों? क्योंकि ये नीट में नहीं आ सकता। क्वेश्चन बस ये आएगा कि C5H11Br के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकते हैं, और मैंने देख सकते हो इसको इस तरीके से अंडरलाइन किया है और एक एरो लगाकर 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर लिख दिया है। इस पेज को देखते समय मैं ये देखता था, ये देखता था, ये देखता था, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मैं सॉल्व कर लूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, अगली चीज़ें हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के। कुछ मेरे को अच्छे क्वेश्चन लगते तो मैं यहाँ स्टार लगा दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन जब पहली बार मैं सॉल्व किया तो मेरे सॉल्व नहीं होते थे। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को मैं कभी भी अपने नोट्स से रिवाइज नहीं करता था, मैंने एनसीईआरटी में लिख दिया था। नंबरिंग करने का तरीका क्या होता है, पीसीसी सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, ये क्वेश्चन मेरे से पहली बार सॉल्व नहीं, मैंने स्टार लगा दिया था।
अगला आता है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अब देखो ये जो प्रॉपर्टीज़ वाला टॉपिक होता है ना, इसमें कई लोग बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि क्या करना है, और मैं खुद इन चीज़ों को पहले छोड़ दिया करता था। लेकिन जब मैं क्लास 12th में आया, जब मेरे क्लास 12th के 6 से 7 महीने निकल गए, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चालू किया, प्रीवियस पेपर अच्छे से सॉल्व करना चालू किया, तो मेरे को समझ में आया कि यार NCERT के इस टेबल से भी क्वेश्चन आया हुआ है। और अगर इस चीज़ को तुम स्टार्टिंग से ध्यान दोगे, तुम्हारी केमिस्ट्री इस लेवल पे तैयार होगी, तुम विश्वास नहीं करोगे। देखो यार NCERT में CF, CCl, CBr, CI जो इसका ट्रेंड दे रखा है, बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड सबको पता है, सही होगा। हेलोजन एटम का साइज़ बढ़ रहा है, बॉन्ड एंथैल्पी का ट्रेंड उसका उल्टा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ स्टार लगाया है, मैंने यहाँ 3 स्टार लगाए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन 4 बार आ चुका है प्रीवियस ईयर में। कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है, कभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है, और वो क्वेश्चन है डायपोल मोमेंट का। सबको लगता है कि भाई हेलोजन का जो फ्लोरीन है उसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है। तो आंसर होगा CCl सबसे ज़्यादा, CF, फिर CBr, फिर CI। तो यार छोटी छोटी चीज़ें NCERT में दी हुई क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कोई भी चैप्टर के तुम मेथड प्रिपरेशन पढ़ रहे होते हैं तो लोग क्या करते हैं, उसमें रटने लग जाते हैं, लेकिन असलियत में मेथड प्रिपरेशन को इस तरीके से नहीं पढ़ना होता है। देखो यार, सबसे पहला रिएजेंट NCERT में दे रखा है ल्यूकास रिएजेंट। विश्वास नहीं करोगे, NCERT की पहली लाइन से क्वेश्चन आया था 2023 में ल्यूकास रिएजेंट का। आसान सा क्वेश्चन था, कार्बोकेटाइन को स्टेबल करना था। NCERT में लाइन लिखा हुआ है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा होता है, 2 डिग्री उससे कम, इससे कम। इस छोटी चीज़ के ऊपर 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था। दूसरी चीज़, मैंने यहाँ देख सकते हो ट्रिपल लाइन खींच करके मैंने देख रखा है कि जब भी मैं इस चैप्टर को, इस पेज को खोलूँ तो मेरे के दिमाग में ये आना चाहिए, और ये लिखा है मैंने इस लाइन के लिए। ये डाजन रिएक्शन होती है। जब रिएक्शन कराते हैं SOCl2 के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो ये रिएक्शन बेस्ट रिएक्शन होती है एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। इसका रीज़न NCERT में लिखा हुआ है, क्योंकि गैसियस प्रोडक्ट बनते हैं जो स्केप कर जाते हैं रिएक्शन मीडियम से, और हमें केवल एल्काइल हैलाइड मिलता है। एग्जाम में नीट 2024 में क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द बेस्ट मेथड टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड। इसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन बना देगा, A B C D, 99% तो बच्चे गलत कर देंगे, क्योंकि लोगों को NCERT की लाइनें याद नहीं होती। लोगों को ये नहीं पता होता NCERT की कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ देख सकते हो मैंने NCERT की इस लाइन को बॉक्स लगा करके इस लाइन पर ट्रिपल स्टार लगा रखा है। इसके रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ये नीट में आएगा। अगला तुम देख सकते हो, मैंने अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराई है NaBr के साथ। NaBr के साथ रिएक्शन हो जाती है, सबको पता है, लेकिन NaI के साथ रिएक्शन नहीं होती है, और ये चीज़ NCERT में लिखी हुई है, और ये चीज़ NCERT के इंटेक्स क्वेश्चन में है। ये देखो NCERT का, ये देखो इस पर सबसे पहला क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 1 16.2, वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज अलॉन्ग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ KI। क्यों यूज़ नहीं करते? इसका रीज़न ये है, जो मैंने यहीं पास लिख लिया है, कि भाई NaI के साथ रिएक्शन कराओगे तो I- बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये I2 में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए तुम्हें नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड लेना होता है। H2SO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एसिड, HCPO4 इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग एसिड, इसलिए हमें यहाँ पास H3PO4 लेना होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। NaI के साथ रिएक्शन नहीं होती है, NaBr के साथ रिएक्शन हो जाती है, वैसे NaCl के साथ रिएक्शन नहीं होती है। तो NaCl, NaBr, NaI में से कौन कौन रिएक्शन करता है? NaBr रिएक्शन करता है, NaI भी रिएक्शन करेगा जब HCPO4 लेंगे, NaCl कभी रिएक्शन नहीं करेगा। तो यार ये सारी चीज़ें NCERT में छोटी छोटी चीज़ होती है जो तुम्हें ध्यान देना होता है, और इसको ध्यान दे दोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये गारंटी है। वैसे ही तुम देख सकते हो यहाँ बस ये क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन में से नीट में क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि तुम FRSR कराओ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराओ। नीट में क्वेश्चन ये आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। नीट में क्वेश्चन आएगा कि जब आइसोपेंटेन का मोनोक्लोरिनेशन कराते हैं तो कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं? तो NCERT में लिखा हुआ है 4 बनते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल 4 बनते हैं, स्टीरियो को इंक्लूड करें तो 6 बन जाते हैं। तो मैंने यहाँ लिख लिया। इस पेज को मैं पढ़ता हूँ तो ये ध्यान देता हूँ। सिंपल मार्कोनिको रिएक्शन सबको आती है, मैं इसको ध्यान नहीं देता। एंटी मार्कोनिको रिएक्शन सबको आती है, मैं ध्यान नहीं देता। तो यार बेसिक चीज़ें, ये इन चीज़ों पर क्वेश्चन नहीं आएगा नीट में, क्वेश्चन इन चीज़ों के ऊपर आएगा। देख सकते हो ये क्वेश्चन आ गया था, देख सकते हो ये अलग क्वेश्चन आ गया था। तो मतलब जो चीज़ें लिख रखी हैं NCERT के साइड में उन्हीं से क्वेश्चन आए यार। अब वैसे ही अगली चीज़ देखो, हाइड्रोजन एक्सचेंज में सबको पता होता है कि फ्रिंकल्सन रिएक्शन का है, सबको पता होता है श्वार्ट्ज रिएक्शन क्या है, लेकिन फ्रिंकल्सन रिएक्शन में NCERT में लाइन लिखी हुई है कि NaX का बनना, PPT का बनना रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है। ये NCERT में क्वेश्चन आ जाएगी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फ्रिंकल्सन रिएक्शन। तो यार इंपॉर्टेंट है। वैसे यहाँ बस NCERT में लिखा हुआ है कि HiF4 अगर लेंगे तभी रिएक्शन होगी I2 के साथ, अदरवाइज I2 के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। क्वेश्चन आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल। यहाँ टोल्वीन का कंपाउंड बना के दे देगा, 4 रिएक्शन लिख देगा, F2Cl2 Br2 I2, I2 वाला आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जब तक HiF4 नहीं लेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। अगेन वही रीजन, I- इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे ये क्वेश्चन सैंड मेयर वाली रिएक्शन NCERT नीट 2023 में आई थी। क्वेश्चन ये वाली नीट 2023 में आई है,
क्वेश्चन ये था कि बेंजीन डाइजन सॉल्ट बनाया है, CO2H2 के साथ रिएक्शन कराया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है पोटेशियम आयोडाइड वाली NCERT में कि भाई KI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो तुम्हें CO2H2 नहीं लेना पड़ता, KI के साथ सिंपली शेक करना होता है रिएजेंट को बेंजीन डाइजन सॉल्ट के साथ, तुरंत प्रोडक्ट बन जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें NCERT में लिखी है यार, इन चीज़ों को ध्यान देना होता है। तो वो दे सकते हो कि इंटरेस्ट क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, लेकिन सारे इंटरेस्ट क्वेश्चन मैंने डबल स्टार नहीं बनाया, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पूरे में से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, बस ये आएगा, बाकी नीट में आने के बहुत कम चांस है। तो यार ये जो मेरी NCERT है, इस NCERT को डेफिनेटली तुम डाउनलोड करना। NCERT किस तरीके से पढ़ना शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा। पहला स्टेप मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला स्टेप स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस हैं, उनको तुम्हें कंक्लूड कर देना है साइड में, जिस तरीके से मैंने किया है। दूसरा, IUPAC नोमेनक्लेचर में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जो मतलब इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये क्वेश्चन मतलब तुमसे पहली बार में सॉल्व नहीं होता है, उनको स्टार लगा के रखना है। तीसरा, जब भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन होंगे, मेथड प्रिपरेशन में छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन नीट में इस साल आए हैं, अगले साल भी आएंगे, और बच्चे गलत करते हैं, लेकिन तुम गलत नहीं करोगे, तुम्हें चाहिए 180 आउट ऑफ 180, और वो बहुत आसानी से पॉसिबल है। और इंटरेस्ट क्वेश्चन में किस तरीके से ध्यान देना है, जो जो चीज़ें मैंने स्टार लगा रखी, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब अगली चीज़ आती है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या करते हैं लोग। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। तो देखो भाई, मैंने बहुत आसानी तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टी को कंक्लूड किया था, मुझे भी याद है अपने टाइम पे। मतलब बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड, NCERT में एक लाइन लिखी हुई है कि बॉइलिंग पॉइंट का रीज़न होता है डायपोल मोमेंट एंड वंडरवल फोर्स। यहाँ पर NCERT में लिखा हुआ है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन वंडरवल फोर्स, मैंने यहाँ लिख लिया। NCERT में लिखा हुआ है RI RBR RCL RF का ये ऑर्डर होता है, मैंने यहाँ लिख लिया। मैंने सिर्फ 4 एरो बनाए हैं, और मेरे इस 4 एरो के अंदर NCERT का 2 पेज का कॉम्प्लेक्स जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, लोगों को याद नहीं होता, मैंने कंक्लूड कर दिया। ब्रांचिंग का ट्रेंड मैंने 5 स्टार लगाया है, ये क्वेश्चन 4 बार एम्स में आ चुका है। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता जाता है, स्फेरिकल होते जाता है, कॉन्टैक्ट कम होता है, तो जल्दी जल्दी मॉलिक्यूल वेपोराइज हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है ये। जो ये वाला क्वेश्चन है, मैंने यहाँ स्टार लगा रखा है, क्योंकि ये मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। सिमेट्रिकल नेचर के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि लोग ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक हो जाते हैं। तो इस तरीके से यार तुम्हें अपनी NCERT को मतलब ऐसा कर लेना है कि जब एंड में तुम देखो ना, तुम्हें समझ में आ जाए कि यार इस पेज में ये देखना है, इस पेज में ये देखना है, और NCERT के पन्ने पलटने के साथ चैप्टर रिवाइज हो जाए। और विश्वास करो, अगर तुम इस तरीके से करोगे तो केमिस्ट्री के अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि 2023 में सारे क्वेश्चन NCERT से, 2022 में सारे क्वेश्चन NCERT से, और 2024 में ही आने वाले हैं। तो पहला स्टेप तुम्हें NCERT किस तरीके से पढ़ना है मैं समझा दिया। अब अगली चीज़ आती है कि NCERT पढ़ तो लेंगे, लेकिन NCERT को रिवाइज भी करना होता है। तो रिवाइज कैसे करेंगे? देखो भाई, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ज़िंदगी में है वो रिवीजन। ये देख सकते हो रिवाइज करने का जो मेरा तरीका था, मैं जिस टेबल पे बैठता था ना यार, उस टेबल के सामने मैंने ये पेज चिपका रखा था। ये वो दिन है, मुझे आज भी याद है, जब मैं क्लास 12th में था, जब मैं क्लास 11th में था, मैंने अपने टेबल के सामने चिपका रखा था ये पेज। और ये पेज मुझे एम्स में दिल्ली में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर कोई बच्चा कितना भी पढ़ ले, कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ ले, फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो रिवाइज़ न करे तो वो कभी नहीं आ पाएगा मेडिकल कॉलेज में। और मैं रिविज़न करता था। रिविज़न करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मिरर कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या है? देखो भाई, अपने टेबल के सामने चिपका लेना। अपने टेबल के साथ चिपकाने के बाद क्या करना कि तुम सपोज करो तुमने कोई चैप्टर पढ़ा, मान लो तुमने पढ़ लिया P ब्लॉक। तुम जैसे ही P ब्लॉक चैप्टर को किए, P ब्लॉक चैप्टर को करने के बाद तुम लाइव लेक्चर अटेंड कर लिए तो यहाँ टिक लगाओगे, तुमने क्लास नोट्स बना लिए यहाँ टिक लगाओगे, तुमने NCERT कर ली यहाँ टिक लगाओगे। देख सकते हो ये मेरा फिजिक्स वाला है, यहाँ के करंट इलेक्टर से मैंने क्या टिक लगाया, टिक लगाया, टिक लगाया, टिक लगाया। वैसे ही तुम रिवीजन करोगे, पहला रिवीजन होने के बाद पहला डॉट, दूसरा रिवीजन होने के बाद दूसरा डॉट, तीसरा रिवीजन के तीसरा डॉट, चौथा डॉट, पांचवा डॉट, ऐसे इतने सारे मैंने डॉट लगाए थे। जब नीट का एक दिन पहले पेपर था ना, मैं अपने टेबल पे बैठा और देखा कि यार मैंने इतनी मेहनत करी है, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा यार, मुझे एम्स क्यों नहीं मिलेगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या मैंने मक्कारी करी? नहीं। मैंने रिवाइज़ किया? हाँ। मैंने NCERT पढ़ी? हाँ। मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया? हाँ। तो मेरे एम्स क्यों नहीं मिलेगा? ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना एक दिन पहले नीट का, अगर वो तुम्हारे अंदर आ गया, तुम्हारा सिलेक्शन होगा यार। मतलब अगर किसी का 2023 में सिलेक्शन नहीं हुआ, कम नंबर आया, इसके पीछे का रीज़न ये नहीं है कि तुमने अच्छी पढ़ाई नहीं करी, इसके पीछे का रीज़न ये है कि तुम्हें पता नहीं था कैसे पढ़ाई करना है। लेकिन आज मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ जो मैंने किया। यार इन चीज़ों को अपनाना, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। तो पहली चीज़ मैंने बता दी NCERT कैसे पढ़नी नहीं है। दूसरी चीज़ मैंने बता दी कि भैया तुम्हें सिस्टमेटिक वे में रिविज़न कैसे करना है। और अब आते हैं कि सबसे पहले पेपर सॉल्व करना कैसे है। जब तुम्हारे सामने नीट का पेपर आएगा, तुम उसे किस तरीके से टैकल करोगे, तुम उन क्वेश्चन को कैसे करोगे जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो तुम्हें नहीं आते, सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तो ये मेरा एक्चुअल नीट का पेपर है। ये फोटो मैंने तब खींचा था जब मैं पेपर देके आ गया था। मुझे फील हो गया था कि हर जगह +4 देख रहे होगे, तो मुझे पता चल गया था कि मेरा एम्स में सिलेक्शन हो रहा है। भले ही 1-2 आंसर की एंटी गलत डाले, फ़र्क नहीं पड़ता, सिलेक्शन हो रहा है। तो मैं उसके बाद ये फ़ोटो खींचा था। तो देखो यार,
अब एग्जाम हॉल में भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे कैसे, सपोज करो एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, देख सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री का ये वाला क्वेश्चन है 93 नंबर। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तुम क्वेश्चन रीड करोगे, क्वेश्चन रीड करते समय जैसे ही तुम्हें कोई भी चीज़ पता चले, जैसे रेशियो का क्वेश्चन है, रेशियो क्वेश्चन में लोग गलत करते हैं, रिस्पेक्टिवली वर्ड का ध्यान नहीं देते हैं लोग, रेशियो निकालते समय फर्स्ट का रेडियस सेकंड का रेडियस ऊपर नीचे कर, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अंडरलाइन किया रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम, हीलियम क्योंकि लोग सोचते हैं हाइड्रोजन, हीलियम। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ थर्ड बोहर, तो मैंने तुरंत अंडरलाइन किया, अंडरलाइन किए बिना करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हर एक चीज़ का रीज़न है, सबसे पहले अंडरलाइन किया। दूसरा, जब भी कैलकुलेशन करो फिजिकल केमिस्ट्री के तो कोशिश करो उसका कैलकुलेशन वहीं पास कर लो। क्यों? क्योंकि जब कैलकुलेशन वहीं पास करते हैं ना, तो जब पेपर हम रिव्यू कर रहे होते हैं तो रिव्यू करते समय हमें आसानी होती है, कैलकुलेशन वहीं पास करना है और नीट एंड क्लीन करना है। क्योंकि जब रिव्यू करोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि गलती हुई है तो तुम सॉल्व कर लोगे, उस गलती को सुधार लोगे। लेकिन अगर तुमने क्वेश्चन का कैलकुलेशन कहीं पीछे किया होगा, तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा दोबारा कैलकुलेशन करने का, तो यार तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और रिव्यू करने का रखोगे सिस्टम, बगल में ही कर लोगे तो क्वेश्चन बच जाएगा। इस तरीके से यार क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा था, मैंने सही किया, मैंने यहीं पास देख सकता हूँ मैं 0.03 ले लिया था उसको गलती से और मेरा आंसर गलत आ रहा था, उसके बाद मैंने सही कैलकुलेशन किया तो आंसर सही आया। तो एक क्वेश्चन ऊपर नीचे होता, रैंक कितनी ऊपर नीचे हो जाती, मेरा कॉलेज चेंज हो जाता। मतलब इतनी सारी चीज़ें होती है जो मैटर करती हैं यार। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो हमेशा यूनिट के ऊपर ध्यान दो। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैं जनरली ऑप्शन पढ़ते समय यूनिट देखता हूँ, लेकिन ऑप्शन में यूनिट थे ही नहीं। मैंने क्वेश्चन दोबारा से रीड किया, फिर मैंने यहाँ सर्कल लगाया कि यार यूनिट दे रखा है पर मीटर, मैंने इसका आंसर पर सेकेंड में निकाला था, इसको बाद में पर मीटर में कन्वर्ट किया। तो यार चीज़ें होती हैं यार, मैटर करती हैं। अगली चीज़ आती है कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पता होता फिर भी हमें सही करने होते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता था, अच्छे से मुझे याद नहीं था, ये एस ब्लॉक का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सिर्फ ये पता था कि KOH एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और ये मुझे अपनी बायोलॉजी के NCERT से याद था कि भाई ये बायोलॉजी में हमें पढ़ाया गया है KOH एब्जॉर्ब करता है। मैंने C का आंसर 1 किया, C का आंसर 1 देखा, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, आंसर टिक करके आगे निकल गया। जब भी मैथ्स वाला क्वेश्चन हो हमेशा किसी एक को खोजो, एक को खोज के आगे बढ़ जाओ, कभी दोबारा बाकी से मत देखो। तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मुझे कॉन्फिडेंस था KOH एब्जॉर्ब करता है, मैंने आंसर टिक किया आगे बढ़ गया। वैसे ही इस क्वेश्चन में मुझे ये पता सिन हाइड्रोजन की SCN के साथ रिएक्शन करता है, मैंने एक में देखा, A का 4 आगे बढ़ गया, A का 4 देख सकते हो और कहीं नहीं है। और नीट ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है। कैसे मेरा केमिस्ट्री का पेपर 30 मिनट के अंदर सॉल्व हो गया? रीज़न यही है यार, मैं हर एक क्वेश्चन में 10 से 15 सेकंड ले रहा था। जो भी मैथ्स का क्वेश्चन आते थे 10 से 15 सेकंड में सॉल्व। मैथ्स और कॉलम वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तुम्हारे से वो क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं भी आते वो भी सॉल्व हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खासकर फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल वाले चैप्टर में, यानी इक्विलिब्रियम जैसे चैप्टर हैं, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है, सॉल्यूशन ऐसा चैप्टर है जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट करते हैं। ये मेरा नीट का पेपर है, एक्चुअल नीट का पेपर। इस एक्चुअल नीट के पेपर में ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी एम्स में आया हुआ था। क्वेश्चन मुझे याद था O2 और ओजोन का, जब भी इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन आता है KC पूछता है, और हाँ KC पूछता है, तो इस KC का वैल्यू मुझे याद था कि 4 पॉइंट समथिंग आता है। मेरे को ये ऑप्शन के आंसर तक याद था, लेकिन फॉर द गॉड सेक मैंने इसको सॉल्व किया। तो यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सच में इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं ना किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यार किसी टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, जैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उसी टाइप के आएंगे, थोड़ा बहुत चेंज करेगा। नीट का पेपर कभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं बन रहा है उसको भी सॉल्व करना है। और NCERT अगर तुम इतने डिटेल में पढ़ोगे जिस तरीके से मैंने बताया है, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में। सिलेक्शन क्या है यार, 160, 70, 80 नंबर तो आएंगे ही, 180, 160 के ऊपर तो आने ही आने। तो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द एफर्ट दैट आई पुट टू मेक दिस वीडियो, क्योंकि यार ये NCERT को एक्सप्लेन करना बहुत मेहनत लगता है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को लाइक किए ना मत जाना। और अगर कोई क्वारी है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मेरे इंस्टाग्राम में पूछो, मेरे टेलीग्राम में पूछो, क्योंकि मैं अभी उस फेज़ में हूँ कि तुम्हें आंसर कर सकता हूँ। अगर किसी को लग रहा है कि क्या किया जाए, किसी चीज़ में डाउट है, तो मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे। थैंक यू। slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran